ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित अभी भी इस शौक से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि जिस लिटिल एंजल का वो इतने दिनों से फैन बनकर उसे सोशल मीडिया गेमिंग ऐप पर फॉलो कर रहा था, वह और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी थी। तभी सनी ने रोहित को एक और झटका दे दिया था। रोहित का कजिन ब्रदर जो सुबह शाम उसके साथ रहता था, वह सनी लिटिल एंजल को अपना गुरु मानता था। हैरान रोहित ने भारी आवाज में सनी से पूछा, क्या तुम लिटिल एंजल को जानते हो? सनी अभी भी हाँफ रहा था। उसे पता चल चुका था कि रिया का आज फेस ऑफ मुकाबला किंग गेमर के साथ होने वाला था और किंग गेमर के सामने बिना आर्म एंड एम्यूनेशन के जीतना रिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। रिया न सिर्फ सनी की भतीजी थी बल्कि गेमिंग की दुनिया में वह उसकी गुरु भी थी। सनी ऐसा भाई बिल्कुल नहीं था जो बार बार अपने बड़े भाई से पैसे की मांग करता, मगर आज अपने गुरु को मुश्किल में देखकर सनी से रहा नहीं गया और वह दौड़ते हुए मदद मांगने अपने बड़े भाई रोहित मारवा के पास आ गया। इसी वजह से सनी यह नहीं जानता था कि लिटिल एंजल के फैन नानू ने ऑलरेडी लिटिल एंजल के सपोर्ट में काफी टोकन पहुंचा दिए थे। हाँफती हुई आवाज में सनी ने रोहित के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, लिटिल एंजल मेरी गुरु है। हम साथ मिलकर कई बार गेम खेल चुके हैं। सनी का यह जवाब सुनकर रोहित की हैरानी पहले से ज्यादा बढ़ गई। अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित ने सनी से पूछा, क्या तुमने पहले कभी लिटिल एंजल को देखा है? सनी ने रोहित से यह सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक आए इस सवाल की वजह से सनी थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। अटकती हुई आवाज में सनी ने रोहित से कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। इस तरह सनी की हड़बड़ाहट को देखते हुए आर्यन को लगा कि पक्का रोहित आर्यन का यह झूठ पकड़ लेगा, मगर किसी तरह रोहित को सनी की बात पर यकीन हो गया था। सनी की ओर धीरे से चलते हुए रोहित ने अपने हाथों पर अपना मोबाइल घुमाते हुए कहा, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है, मगर इस वक्त तुम्हारी गुरु को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए रोहित बाहर निकल गया। रोहित की बात सुनते ही सनी ने अपना फोन निकालकर फिर से लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीम पेज पर लॉगिन किया। अपनी फोन स्क्रीन पर देखते ही सनी के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। सनी को यह देखकर एक प्लेजेंट सरप्राइज मिला था कि लिटिल एंजल ने किंग गेमर को एक बहुत बड़े मार्जिन से पछाड़ दिया था। हारने के बाद किंग गेमर ने कमेंट में लिटिल एंजल को बहुत कुछ कहा था, जिस पर किंग गेमर के सपोर्टर कभी रिया को ट्रोल कर रहे थे तो कभी रिया के लॉयल फैन किंग गेमर को और उसके सपोर्टर्स को ट्रोल कर रहे थे। इन सारे कमेंट में किंग गेमर की एक कमेंट पर हजारों रिएक्शन आए थे। किंग गेमर ने कमेंट करते हुए लिटिल एंजल से कहा था, जिसकी पॉकेट मनी मेरी फैमिली इनकम से ज्यादा हो, वह मुझसे क्या इस दुनिया के सबसे बड़े गेमर को भी हरा सकती है। किंग गेमर एक ऊंचे खानदान का लड़का था और उसकी पॉकेट मनी शायद लाखों में होगी। आज इतना रईस लड़का लिटिल एंजल के बारे में जब यह कमेंट करने लगा, तब लोगों ने फैंटास्टिक प्रिंसेस को ट्रोल करते हुए कहा, मतलब तुम्हारे सारे दावे झूठे थे। लिटिल एंजल कोई चोरों की टुकड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ऊंचे खानदान की इकलौती बच्ची है, जिसके सपोर्ट में उसके फैमिली मेंबर लाखों रुपए एक ही मिनट में खर्च कर देते हैं। शी इज जीनियस एंड यू आर जीलियस। तभी लिटिल एंजल के लॉयल फैन ने फैंटास्टिक प्रिंसेस से कहा, तुम अभी के अभी तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पर लिटिल एंजल से माफी मांगो। इतनी छोटी बच्ची के बारे में गलत न्यूज फैलाकर तुमने बहुत बुरा किया है। यू शुड अपोलोज टू द लिटिल किड। फैंटास्टिक प्रिंसेस ने अपनी लाइव स्ट्रीम उसी वक्त बंद कर दी थी जब फैन नानू ने रिया के सपोर्ट में 50,000 टोकन भेजे थे, मगर अपना बचाव करते हुए रिया के लॉयल फैंस को जवाब देने के लिए फैंटास्टिक प्रिंसेस फिर से लाइव स्ट्रीम पर आई और मुंह बनाकर सबसे कहने लगी, 3 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जिससे तुम यह साबित कर सको कि यह लिटिल एंजल किसी ऊंचे खानदान की औलाद है। फैंटास्टिक प्रिंसेस के इस कमेंट पर न सिर्फ रिया के सपोर्टर्स बल्कि उसके खुद के सपोर्टर्स भी प्रिंसेस से कहने लगे, अगर 3 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं है तो फिर तुम इस वक्त शॉपिंग करने आई हो इतनी अच्छी और महंगे एक्सक्लूसिव शोरूम में चलो, आज लाइव स्ट्रीम पर हमें 3 लाख की शॉपिंग करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम्हारे लिए ये रकम कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम यह नहीं कर सकती हो तो फिर चुपचाप लिटिल एंजल से माफी मांगो, वो भी सबके सामने। तभी फैंटास्टिक प्रिंसेस की एक लॉयल फैन ने कमेंट में लिखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, तुम्हारी हर स्टाइल को फॉलो करती हूँ।
तुम्हारी हर बात को फॉलो करती हूँ, मगर आज तुम्हारा असली चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि तुम सिर्फ एक जेलस लड़की हो, जिसे एक छोटी सी बच्ची को नीचा दिखाने में मजा आता था। फिर अचानक लाइव स्ट्रीम पर अलग अलग कमेंट फैंटास्टिक प्रिंसेस के पेज पर आने लगे। किसी ने कहा, हमेशा महंगे शोरूम में जाती हो तो मगर कुछ खरीदती नहीं, बड़े खानदान के होने का दावा तो करती हो मगर तुम बड़ी ही कंजूस हो। तभी किसी ने कहा, हाँ, पिछले लाइव स्ट्रीम में भी हमें 3 ड्रेस दिखाकर पूछा कि मैं किस में सबसे ज्यादा अच्छी लगती हूँ। फिर जब ज्यादातर लोगों ने तीसरी ड्रेस को वोट किया तब तुमने बताया कि तुम अपने फैंस की चॉइस की ही ड्रेस पहनोगे, मगर जैसे ही पता चला कि वह ड्रेस 7 लाख की है तब तुमने उस ड्रेस में कुछ न कुछ नुक्स निकालकर वह पहले वाली ड्रेस जो 1.5 लाख रुपए की थी वह खरीद ली। इसका मतलब तो साफ है, यह जितना दिखाती है उतनी अमीर है नहीं। और जब लोगों ने लिटिल एंजल की रईसई के बारे में बात करना शुरू किया तो उस छोटी सी बच्ची से जेलस होकर उसे नीचा दिखाने में लग गई। मुझे लगता है आज भी जरूर किसी रास्ते के स्टॉल से खरीदी हुई ड्रेस पहनी होगी, जिस पर टैग लगाकर हमें बता रही है कि यह बहुत महंगी डिजाइनर ड्रेस है। चलो प्रिंसेस, खत्म हुआ तुम्हारा खेल। लिटिल एंजल से माफी मांगो, वो भी अभी की अभी। जब एक साथ बहुत सारे लोग लिटिल एंजल से माफी मांगने की डिमांड करने लगे तब अपने एक कान पर हाथ रखते हुए फैंटास्टिक ने चिल्लाते हुए कहा, यह लिटिल एंजल के फैन उसी के जैसे हैं, बिल्कुल सरफिरे और पागल। किसी की लाइव स्ट्रीम में जाकर इस तरह से उसे परेशान करना बेहुदा लोगों का काम है। यह सुनते ही एक कमेंट करते हुए फैन ने कहा, जब तुम्हारे फैंस लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीमिंग गेम पर जाकर बेहुदा बातें करते हैं तब तुमने यह बात क्यों नहीं कही थी? इससे साफ पता चलता है कि डबल स्टैंडर्ड कौन है। चलो अभी के अभी माफी मांगो। लोगों की बातों का जवाब देते हुए फैंटास्टिक प्रिंसेस ने अपनी बात आगे बढ़ाती हुए कहा, देखो आप लोग समझने की कोशिश करो, यह सब फेक ड्रामा है। अरे गेमिंग कंपनी अपने किसी कंटेस्टेंट को फेमस करने के लिए इतने पैसे खर्च तो कर ही सकती है, और फिर 3 लाख में से कम 1-2 लाख तो इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है। मतलब इनका इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ 1 लाख। यह सब एक मार्केट स्ट्रेटजी है, इसको आप सबको समझना होगा। फैंटास्टिक प्रिंसेस की दलीलें अब लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। लोग तरह तरह की कमेंट फैंटास्टिक प्रिंसेस के पेज पर लिखने लगे थे। यह सब कुछ देखकर सनी को फैंटास्टिक प्रिंसेस पर बहुत गुस्सा आने लगा था, मगर आर्यन उसके सामने ही खड़ा था, इसलिए वह फैंटास्टिक प्रिंसेस के लिए अब शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता था। चेहरे पर गुस्सा और लाल लाल आंखों से आर्यन की ओर देखते हुए सनी ने कहा, मैं इस सरफिरी लड़की को छोड़ूंगा नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मगर मैं रोहित भैया से कहकर इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम देख लेना। सनी की पीठ थपथपाते हुए आर्यन ने सनी से कहा, यह हुई ना चाचा वाली बात, तुम रियली बहुत बहादुर हो। आर्यन के मुंह से यह बात सुनकर सनी समझ गया था कि आर्यन ने सनी को टोंट मारते हुए यह बात कही थी, मगर अपनी बहादुरी का एक और प्रूफ देते हुए सनी ने आर्यन से कहा, तुमने देखा ना अभी अभी रोहित भैया ने किस तरह मुझे प्रेशर में डालकर लिटिल एंजल के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे डराकर पूछना चाहा कि क्या मैंने लिटिल एंजल का चेहरा देखा है, मगर तुमने देखा ना किस तरह मैंने भी बाजी संभाल ली और कह दिया बिल्कुल आराम से, बिना डरे कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। तुम यह बात रिया से जरूर कहना कि किस तरह मैंने बहादुरी से रोहित भैया के सवालों का सामना करते हुए रिया का भांडा फूटने नहीं दिया। आर्यन ने फिर से अपने चाचू की पीठ थपथपाते हुए कहा, ठीक है, कह दूंगा कि तुम इतने बहादुर हो, मगर रिया के सामने अपनी बहादुरी दिखाकर तुम्हें क्या चाहिए, अब वह भी कह दो। यहाँ वहाँ देखते हुए सनी ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम रिया से रिक्वेस्ट करके उसे कह सकते हो कि वह मेरे लॉगिन आईडी से इस कंपटीशन में हिस्सा ले और मुझे भी एटलीस्ट टॉप 100 तक पहुंचा दे। आर्यन बिना पल के झपकाए 2 मिनट तक अपने चाचा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। फिर धीमी आवाज में आर्यन ने सनी से पूछा, चाचू क्या आप श्योर हो कि अभी अभी जब डैड ने आपको डरा धमकाकर लिटिल एंजल के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की थी तब क्या सच में आपको डर नहीं लगा था? यहाँ वहाँ देखते हुए धीमी आवाज में सनी ने लगभग आर्यन के कान में यह बात कही, देखो जब भी रोहित भैया मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं मैं ऑटोमेटिक डर जाता हूँ और मेरे मुंह से हमेशा सच्चाई निकल जाती है। बस ये एक चीज है जो मैंने आज तक सक्सेसफुली उनसे छुपा कर रखी है, वरना रोहित भैया से कोई बात छुपाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। जैसे ही सनी ने यह बात आर्यन के कान में कही, सनी ने मुड़कर पीछे देखा तो सनी के ठीक पीछे रोहित खड़ा था। रोहित को देखकर सनी इतना डर गया था कि डर के मारे वो सीधा जमीन पर गिर गया।
लेकिन रोहित ने सनी और आर्यन की बात नहीं सुनी थी। रोहित को सनी की एक और बात याद आई थी, इसलिए वो सनी से बात करने वापस स्टडी रूम में आया था। रोहित ने सनी से सीधे सवाल पूछ लिया, जब मैं ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था तुम मुझसे कहने लगे कि मेरी एक बेटी है, तो बताओ कहाँ है मेरी बेटी। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही आर्यन ने अपने होंठ दबाते हुए अपने सनी चाचू को घूरने लगा और मन ही मन इशारे से अपने सनी चाचू से उसने एक सवाल भी कर लिया था। क्या हुई? क्या यही बात छुपाई थी अपने भैया से? क्या आपकी भाषा में इसे कहते हैं सक्सेसफुली छुपाना? जो सनी सिर्फ रोहित के एक लुक से डर जाता था, रोहित के मुंह से इतना बड़ा सवाल सुनकर सनी को लगा कि काश वह इस वक्त बेहोश हो जाए और जब वह होश में आए तब रोहित उसके सामने न हो। एक दो बार आंखें बंद करके वापस खोलने के बाद भी जब रोहित सनी की नजरों के सामने ही खड़ा था, तब हड़बड़ाहट में उठने की कोशिश करते हुए सनी ने बिल्कुल फेक एक्टिंग करते हुए रोहित से कहा, वाह हाँ भैया, वह ना उस दिन मैं वाह कह रहा था, वहाँ वो क्या था भैया, मैं यूं ही वो कह रहा था आपको। सनी को चुप कराते हुए रोहित ने सनी से जोर से पूछा, यह क्या लगा रखा है? मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। डरे हुए सनी ने बिना सांस लिए रोहित से कह दिया, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। यह कहने के बाद सनी बर्फ की तरह वहां जम गया था। सनी के मुंह से यह बात सुनकर आर्यन को भी हंसी आने लगी थी। कुछ देर सनी को गुस्से से देखने के बाद अपने मोबाइल में कुछ चेक करते हुए रोहित वहां से चला गया। अपने ऑफिस केबिन में आने के बाद लैपटॉप पर लिटिल एंजल की इंफॉर्मेशन निकाल रहे अब्दुल से रोहित ने कहा, एक काम करना, फैंटास्टिक प्रिंसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालना, वह भी एक लाइव स्ट्रीमर है। लैपटॉप के बोर्ड पर कुछ टाइप करते हुए अब्दुल ने रोहित से पूछा, ठीक है सर, और इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद क्या करूंगा? रोहित ने अब्दुल की आंखों में आंखें डालकर कुछ सोचने के बाद कहा, उसे हटा दो। यह सुन अब्दुल सोच में पड़ गया। मल्होत्रा हाउस। रिया की जीत के बाद लाइव स्ट्रीम पर लोग फैंटास्टिक प्रिंसेस के बारे में तरह तरह के बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि फैंटास्टिक प्रिंसेस लिटिल एंजल से जेलस होती है, तो कोई कह रहा था लिटिल एंजल इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर जीतेगी और वह होगी फैंटास्टिक प्रिंसेस की असली हार। रिया ने अपने माइक्रोफोन पर अपने फैंस से बात करते हुए कहा, जस्ट लीव हर एलोन, उसे अकेला छोड़ दो। जब वह बड़ी होकर एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बनेगी तब वह अपने आप आकर माफी मांग लेगी। इस वक्त उसे फोर्स मत करो। बदला लेने का लिटिल एंजल का यह तरीका लिटिल एंजल के फैंस को इतना पसंद आया कि उन्होंने लिटिल एंजल पर इमोजी की बारिश कर दी। कोई रोज भेज रहा था तो कोई सॉफ्ट टॉयज की इमेजेस भेजकर लिटिल एंजल की इंटेलिजेंस की तारीफ कर रहा था। किसी ने लिखा कि इतनी छोटी सी बच्ची, इतना तेज दिमाग। तो कोई लिख रहा था, इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी, काश मेरी बच्ची में होती, आई लव यू। कमेंट के बीच में नानू ने भी एक कमेंट की थी। नानू ने एक गुस्से वाली इमोजी के साथ लिखा था, मुझे लगता है हमें इस फैंटास्टिक प्रिंसेस को लाइव स्ट्रीमिंग से बैन करवा देना चाहिए। काफी लोगों ने फैन नानू की इस कमेंट को सपोर्ट भी किया था। तभी फैन नानू की इस कमेंट के ऊपर रिप्लाई करते हुए आर्यन ने लिखा, मैंने ऑलरेडी इसे बैन कर दिया है। दरअसल में लिटिल एंजल के सपोर्ट में टोकन भेजने की वाला था, मगर 1 सेकंड में लेट हो गया और आपने पहले टोकन भेज दिए। मगर लिटिल एंजल तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी अगले फेस ऑफ गेम में मैं तुम्हारे सपोर्ट में टोकन भेजूंगा। कमेंट पढ़कर हैरान होकर रिया मैसेज बार बार पढ़ने लगी। तभी लैपटॉप के बगल में रिया का फोन वाइब्रेट होने लगा। जैसे ही रिया ने फोन अपने हाथ में लेकर देखा तो रिया के सोशल मीडिया एप्स पर रोहित मारवा का एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, मैंने गलती से तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट से डिलीट कर दिया था, इसलिए वापस तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। क्या हम दोबारा से फ्रेंड बन सकते हैं? रिया काफी लंबे समय तक अपने मोबाइल स्क्रीन पर रोहित मारवा की फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखती रही। रिया को इस वक्त पता था कि रोहित मारवा यह सब क्यों कर रहा था, मगर रिया का गुस्सा शांत करना इतना आसान नहीं होने वाला था, वो भी उसके डैडी के लिए। रिया ने डिक्लाइन सिंबल पर टैप करते हुए रोहित मारवा की फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। प्रोफाइल पेज पर उसके फैंस लगातार मैसेज और विशेष भेज रहे थे। तभी अचानक किसी फैन ने कहा, फैन डैडी और फैन नानू के बीच में एक वोटिंग पोल रखो, जिसमें लोग वोट करें, यह डिसाइड करेंगे कि लिटिल एंजल का सबसे बड़ा फैन कौन है। यह पोस्ट आते ही एक के बाद एक कई लोग अपना वोट देने लगे। शुरुआती काउंटिंग में रोहित वोट काउंट से बहुत ज्यादा आगे चल रहा था। तभी रिया ने अपने माइक पर अपने फैन नानू से बात करते हुए कहा, वैसे मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे फैन नानू ज्यादा पसंद है, मगर इसका मतलब यह नहीं
कि फैन नानू आज के बाद तुम मुझे ज्यादा टोकन और गिफ्ट भेजो। रिया की कमेंट सुनकर उसके फ्रेंड नानू ने लिखा, मैं तुम्हें जो भी गिफ्ट भेजता हूँ वह मेरी खुशी से भेजता हूँ। तुम्हें गिफ्ट भेजकर और टोकन भेजकर मुझे जो खुशी मिलती है। फैन नानू के यह कमेंट पढ़कर रिया ने उनसे कहा, मगर मम्मी कहती है कि हमें किसी से भी इस तरह गिफ्ट नहीं लेना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि अब आप मुझे इसके आगे कोई भी गिफ्ट दें। हमारी फ्रेंडशिप की वजह आपका प्यार है, वो गिफ्ट नहीं है जो आप मुझे भेजते हो। रिया और फैन नानू की यह बातें सुनकर वोटिंग में लोग ज्यादा से ज्यादा फैन नानू को ही वोट करने लगे थे। रोहित मारवा इस छोटे से बैटल में बहुत पिछड़ गया था। रिया ने अपनी बात पूरी करते हुए फैन नानू से कहा, अगर आप इसके आगे मुझे कोई भी गिफ्ट भेजोगे तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। रिया की यह बात सुनते ही फैन नानू ने रिया को मैसेज लिखते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम जो कहोगी वह मैं करूंगा। अगर मेरा गिफ्ट भेजना तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगा, मगर तुमसे दोस्ती टूटने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। जब रिया और फैन नानू के बीच में यह सारी बातें हो रही थी, तभी अचानक जिस आदमी ने वोट काउंटिंग रखवाई थी उसने अनाउंस कर दिया कि आज के इस कंपटीशन का विनर यानी कि लिटिल एंजल का नंबर 1 फैन नानू है। रोहित मारवा हताश होकर अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखने लगा। एक तरफ रिया ने उसकी फेसबुक फ्रेंडशिप रिजेक्ट कर दी थी और एक तरफ लिटिल एंजल का गुस्सा किसी भी तरह से शांत नहीं हो पा रहा था। रोहित को इस वक्त फैन नानू पर दुनिया में सबसे ज्यादा चिढ़ हो रही थी। न जाने कहां से यह फैन नानू रोहित और लिटिल एंजल के बीच में आ गया था। क्या यह कोई आसमान से भेजा हुआ फरिश्ता था जो लास्ट मोमेंट पर आकर लिटिल एंजल की मदद कर देता है? रोहित को यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह असल में कौन है और आखिर वह लिटिल एंजल के साथ इतना फ्रेंडली क्यों होना चाहता था, और आखिर लिटिल एंजल ने इस पैनल में ऐसी क्या खास बात लिखी थी जो वह उसे अपना फ्रेंड मानने लगी थी। यह बात सोचते ही रोहित को लगा कि अगले मैच में वह लिटिल एंजल को सपोर्ट में इतने टोकन भेजेगा कि आने वाले सारे मैचेज उन टोकन के आधार पर लिटिल एंजल जीत पाएगी। ऐसा करने से शायद लिटिल एंजल का गुस्सा खत्म हो जाए और वह रोहित के साथ ही बिल्कुल उसी तरह बात करेगी जैसे अभी 10 लोगों के साथ कर रही थी। जब रोहित यह सोच रहा था तब अब्दुल उसके पास आकर रोहित से कहने लगा, सर मैंने लिटिल एंजल की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली है। रोहित अब्दुल के अगले सेंटेंस का इंतजार करने लगा। रोहित को लगा कि अब्दुल जरूर लिटिल एंजल के बारे में कोई बड़ी खबर लाया होगा। अब्दुल ने भी मुस्कुराते हुए चेहरे से रोहित के पास आकर बड़ी ही मैच्योरिटी तरीके से कहा, सर लिटिल एंजल के मम्मी पापा का नाम पता चल गया है। क्योंकि लिटिल एंजल अभी बहुत छोटी है, उसका अकाउंट उसके मम्मी पापा के नाम पर रजिस्टर्ड है। लिटिल एंजल की मम्मी का नाम है एंजल और पापा का नाम है लिटिल। अब्दुल की यह बात सुनकर रोहित हैरान होकर अब्दुल को देखने लगा। ऐसी बेकार इंफॉर्मेशन रोहित तक पहुंचाकर अब्दुल क्या कहना चाहता था, वह रोहित समझ नहीं पा रहा था। अपनी मुट्ठी टेबल पर मारते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए रोहित ने अब्दुल से दबी हुई आवाज में कहा, एक काम करो, जाकर अनिका गुलेरिया के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आओ। अब्दुल ने रोहित के पास आकर डरते हुए रोहित से कहा, सर मगर हम जब मनाली में थे तब हमने मिस गुलेरिया की काफी इंफॉर्मेशन निकाली थी। मैंने खुद आपको इंफॉर्मेशन की फाइल दी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। रोहित ने कुछ देर चुपचाप अब्दुल की ओर देखा। अब्दुल डर के मारे रोहित से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तब रोहित अपनी इजी चेयर से आगे आकर अब्दुल से बोला, क्या तुमने आज तक इस बात का पता लगाया है कि कहीं डॉक्टर अमृता और मिस अनिका एक ही तो नहीं है? रोहित की यह बात सुनकर अचानक अब्दुल की आंखें चौड़ी हो गई। दबी हुई आवाज में अब्दुल ने कहा, ओके सर, मैं चेक करके बताता हूँ। रात हो चुकी थी। रिया बाथरूम में बिल्कुल धीमी आवाज में अपने भाई आर्यन के साथ बात कर रही थी। रिया ने आर्यन से बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, क्या सच में डैड ने ऐसा कहा? तभी आर्यन का सामने से जवाब आया, डैडी तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पागलों की तरह, मगर मुझे लग रहा है कि तुम्हारी कोई भी इंफॉर्मेशन अब तक उनके हाथ नहीं लगी। अपने होंठ को दबाते हुए रिया ने अपने भाई से कहा, बस तुम यही प्रे करो कि उनको मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। वैसे एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि लोग डैडी के बारे में जो बातें करते हैं वह सब सच है। लोग तो कहते हैं डैड बड़े इंटेलिजेंट हैं, मुझे तो आज तक उनमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। रिया की यह बात सुनकर आर्यन को भी हंसी आ गई। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आर्यन ने कहा, मुझे भी यही लगता है और इसीलिए मैं उन्हें अपना ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए विटामिन की गोलियां देता हूँ। एक्चुअली वो गोलियों को मेरे लिए लाए थे, मगर उनकी कंडीशन देखते हुए मुझे लगा कि उन गोलियों की मुझसे ज्यादा उन्हें जरूरत है।
दोनों बच्चे एक साथ ही इस बात पर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद रिया ने अपने भाई पर प्राउड फील करते हुए कहा, बहुत अच्छा किया तुमने आर्यन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मैं शांति से अपनी लाइव स्ट्रीम कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो गया है कि डैड मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। कुछ देर अपने भाई के साथ बात करने के बाद रिया ने फोन काट दिया और झूठ मूठ फ्लश की आवाज करते हुए वह बाथरूम से बाहर आई। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो रिया ने देखा कि अनिका पहले ही बिस्तर पर लेट गई थी। अनिका की आंखें भारी थी और ऐसा लग रहा था मानो किसी भी सेकंड वो गहरी नींद में चली जाएगी। रिया को इस बात का भरोसा हो गया था कि रोहित उस तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए रिया को लगा कि अब यह बात मॉम को करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर अनिका को इस बात का पता चल गया कि रिया लाइव स्ट्रीम पर इतनी ज्यादा एक्टिव है तो एक बात तो पक्की थी कि लाइव स्ट्रीम को तो छोड़ो, कल से अनिका उसे मोबाइल पर गेम खेलने भी नहीं देगी। सोने से पहले रिया ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फैन नानू को गुड नाइट विश करते हुए कुछ प्यार भरे इमोजी भेजे। रिया को रिप्लाई करते हुए फैन नानू ने लिखा, गुड नाइट, आज जल्दी सो जाना, आज तुमने काफी मेहनत की है। बिस्तर पर लेटी रिया फैन नानू का मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी और रिया ने अपने रिप्लाई में फैन नानू से कहा, आप भी जल्दी सो जाइएगा। मम्मी कहती है कि जो लोग जल्दी सोते हैं वह जल्दी जागते हैं और उन्हें दूसरों से ज्यादा काम करने की ताकत और एनर्जी होती है। करण गुलेरिया अपने बिस्तर पर पड़े हुए कांपते हुए हाथों से रिया की हर बात का जवाब टाइप कर रहे थे। रिया का आखिरी मैसेज पढ़ने के बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए करण गुलेरिया ने अपना मोबाइल बिस्तर पर अपने बिल्कुल बगल में रख दिया और सीलिंग की ओर देखने लगे। करण गुलेरिया के कमरे के बाहर उनकी गोद ली हुई बेटी मायरा गुलेरिया नौकर के साथ बात कर रही थी। मायरा करण गुलेरिया की केयर टेकर से कह रही थी, पापा का डाइजेस्टिव सिस्टम अब इस वक्त बहुत वीक है। तुम याद रखना कि पापा ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फूड का इंटेक रखें, जैसे जूस वगैरह वगैरह, और हाँ, सूप में तुलसी के पत्ते डालना मत भूलना। केयर टेकर ने बहुत पॉलिटली सिर झुकाकर कहा, दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यह सारी बातें मैंने एक कागज पर और अपने दिमाग में लिख कर रखे हैं, डोंट वरी। मायरा की बातें सुनकर हमेशा करण गुलेरिया को लगता था कि मायरा करण गुलेरिया की फिक्र करने का नाटक करती थी। करण बेड पर लेटे हुए सीलिंग की तरफ देख रहे थे। करण गुलेरिया की फिक्र करने का नाटक करती थी। बेड पर लेटे हुए सीलिंग पर देख रहे थे। करण गुलेरिया को अचानक ही फिर से अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगने लगी थी। अब तो सिर्फ उसी बात का इंतजार रहता था कि कब वो लिटिल एंजल के साथ कुछ बात कर सके, कोई चैटिंग कर सके। जब स्वाति 20 साल पहले अचानक गायब हो गई थी तब करण गुलेरिया ने काफी सालों तक स्वाति की तलाश की थी, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी करण गुलेरिया स्वाति तक नहीं पहुंच पाए थे। कुछ सालों बाद जब करण गुलेरिया स्वाति तक पहुंचे तब स्वाति ने मनाली में किसी के साथ शादी कर ली थी और एक बच्चे को भी जन्म दे दिया था। इस बात से करण गुलेरिया का दिल पूरी तरह से टूट गया था। जब उन्होंने स्वाति से बात करने की कोशिश की तब स्वाति ने करण गुलेरिया को सिर्फ इतना कहा था कि मुझे भूल जाओ, मैं गौतम से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहता है। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो बस मुझे जाने दो। उन दिनों करण गुलेरिया में इतनी ताकत थी कि अगर वह चाहता तो उसी वक्त स्वाति को मनाली से उठाकर दिल्ली ले आता और जबरदस्ती पूरी जिंदगी अपने साथ रहने के लिए स्वाति को मजबूर कर देता। कई बार करण गुलेरिया के मन में ऐसा ख्याल भी आया था, यहाँ तक कि करण गुलेरिया ने कई बार अपने आदमियों को मनाली भेजा था कि वह स्वाति को किसी तरह अगवा करके करण गुलेरिया के पास ले आए। उन आदमियों ने स्वाति को अगवा भी कर लिया था, मगर जब करण गुलेरिया स्वाति के साथ वापस दिल्ली आ रहा था तब स्वाति करण गुलेरिया के सामने फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि करण गुलेरिया स्वाति को भूल जाए और उसे जाने दे। करण गुलेरिया स्वाति से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वह स्वाति को इस हालत में नहीं देख सकता था और करण गुलेरिया ने स्वाति को जाने दिया। मगर जाने से पहले स्वाति ने करण गुलेरिया से कहा, किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर लो, तुम्हारी अपनी बीवी और अपने बच्चे होंगे तो मुझे भूलने में तुम्हें आसानी होगी और हो सके तो मुझे माफ कर देना। स्वाति को वापस मनाली छोड़कर करण गुलेरिया दिल्ली वापस आकर अपने बिजनेस में पहले की तरह जुड़ गया था, मगर वक्त के साथ साथ स्वाति की यादें करण गुलेरिया को अंदर से खोखला बनाने लगी थी। शादी करने का ख्याल तो करण गुलेरिया के मन में कभी आया भी नहीं और इसलिए करण गुलेरिया ने उस वक्त एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि करण गुलेरिया ने सुना था कि स्वाति को एक बेटी हुई है। मायरा को गोद लेने के बाद करण गुलेरिया ने कभी भी स्वाति से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आज भी कई बार करण गुलेरिया उस बात को लेकर अपने आप को कोसते रहते थे, क्यों उन्होंने उस वक्त स्वाति को जबरदस्ती अपने साथ दिल्ली नहीं लाया था, क्योंकि इतनी आसानी से स्वाति को अपनी जिंदगी से जाने दिया।
आज अगर स्वाति करण गुलेरिया के साथ होती तो वह जिंदा होती। करण गुलेरिया इस वक्त अपने बिस्तर पर पड़े पड़े यह सोच रहे थे कि आज अगर करण गुलेरिया और स्वाति की कोई बेटी होती तो क्या यह बिल्कुल लिटिल एंजल जैसी होती। बस इस बात की वजह से करण गुलेरिया लिटिल एंजल के साथ इतने जुड़ गए थे। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि बिना रिया से बात किए करण गुलेरिया का जिंदा रहना भी उसे मुश्किल लगने लगा था। अभी करण गुलेरिया के दिमाग में यह सब बातें चल रही थी कि तभी किसी ने उसके बेडरूम के दरवाजे को जोर से खोला और बड़ी धीमी और सॉफ्ट आवाज में उनसे कहा, बड़े चाचू। करण गुलेरिया ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा नन्ही सी पिंकी बिल्कुल उसके बिस्तर के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी सी ताकत लगाते हुए कांपती हुई आवाज में करण गुलेरिया ने पिंकी से पूछा, क्या हुआ बेटा? नन्ही सी पिंकी ने अपना सर झुकाते हुए अपने ग्रैंड अंकल यानी कि बड़े चाचू करण गुलेरिया से कहा, बड़े चाचू क्या आप मुझे 30 लाख रुपए दे सकते हैं? नन्ही सी पिंकी के मुंह से यह बात सुनकर करण गुलेरिया हैरान हो गए। इतनी छोटी सी बच्ची अचानक इतने रुपए क्यों मांग रही थी? यह बात करण गुलेरिया की कुछ समझ नहीं आई। तभी नन्ही सी पिंकी ने अपनी मीठी और सॉफ्ट आवाज में करण गुलेरिया से कहा, बड़े चाचू वह दरअसल मेरी क्लास में मेरी एक फ्रेंड है। वह बहुत अच्छी है, हम दोनों में काफी दोस्ती है। वह बहुत टैलेंटेड भी है। दरअसल आज उसकी एक बहुत बड़ी मैच थी और उस मैच में उसे जीतने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, ऑल राउंड 30 लाख। अगर उसे वह पैसा मिल जाए तो आई एम श्योर मेरी फ्रेंड वह मैच जीत जाएगी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप भी चेक कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड का लाइव स्ट्रीम की दुनिया में नाम है लिटिल एंजल। पिंकी की यह बात सुनकर करण गुलेरिया अपने बेड पर से उठने की कोशिश करने लगे। कमजोर हाथों से अपने शरीर को ऊपर लेते हुए करण गुलेरिया के हाथ कांपने लगे थे। पूरी ताकत लगाकर करण गुलेरिया अपने बेड पर तकिए के सहारे सर ऊंचा करके बैठ गए और हैरानी से पिंकी की ओर देखने लगे। एक हाथ से पिंकी को पास बुलाते हुए करण गुलेरिया ने पूछा, पिंकी क्या कहा तुमने? तुम्हारी क्लास में लिटिल एंजल पढ़ती है? मासूम पिंकी ने अपने बड़े चाचू को देखते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया और उसने कहा, मुझे पता है किसी से पैसे मांगना बहुत बुरी आदत होती है, मगर मैं बहुत छोटी हूँ ना, मैं ना ही बिजनेस करती हूँ ना ही कोई जॉब करती हूँ, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे सारे पैसे मम्मा के पास है और मम्मा मुझे पैसे नहीं देगी यह मैं जानती हूँ, और ना ही मम्मा पापा के पास से पैसे मांगने देती है, बिकॉज ऑफ विच आई हैव टू आस्क यू। मगर आपके पास पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपने हाथों से पिंकी को अपने पास बुलाते हुए करण गुलेरिया ने पिंकी से कहा, मैं तुम्हें जरूर पैसे दूंगा, मेरे पास पैसे हैं। यू डोंट हैव डोंट वरी। क्या तुम अपनी क्लासमेट के बारे में मुझे और कुछ बता सकती हो? अपने बड़े चाचू के मुंह से पैसे मिलने की बात सुनते ही पिंकी की आंखों में चमक आ गई और चेहरे पे मुस्कान भी आ गई। अपने सॉफ्ट आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए मुस्कुराती हुई पिंकी ने करण गुलेरिया से कहा, रिया बहुत अच्छी लड़की है, सी इज अमेजिंग। आपको पता है बड़े चाचू, उसका डांस देखकर तो स्कूल के सभी बच्चे उसके फैन हो गए हैं। वह हमारी क्लास की मिस्का है ना, पहले वह डांस में लीड करने वाली थी। मिस्का हमेशा हमको और सबको बहुत तंग किया करती थी, कभी कभी दूसरे बच्चों को मारती भी थी, मगर जैसे ही रिया ने अपना डांस करके सबके सामने दिखाया, मिस्का को अपनी पोजीशन खोनी पड़ी। जानते हो बड़े चाचू, रिया की मम्मा द फेमस डांसर श्रेया अय्यर को भी जानती है। वह उन्हें स्कूल भी ले आई थी और तभी श्रेया आंटी ने सबके सामने रिया के डांस की तारीफ भी की, और अब हमारे स्कूल की 5th एनिवर्सरी में रिया मिस्का की जगह डांस को लीड करेगी। और एक बात बताऊं आपको चाचू, रिया अब स्कूल में यश की भी बॉस है। यश जो स्कूल में किसी से भी नहीं डरता, वह आजकल रिया के आगे पीछे घूमता है। यश हमेशा रिया से पूछता है कि अगली बार वह कब फिर से लड़का बनेगी। अपनी आवाज को दबाते हुए मीठी और सॉफ्ट आवाज में पिंकी ने अपने बड़े चाचू से कहा, आई होप रिया फिर से लड़का बन जाए। छोटी सी बच्ची के मुंह से यह बात सुनकर करण गुलेरिया हैरान हो गए थे। पिंकी के माथे पर हाथ फेरते हुए करण गुलेरिया ने पिंकी से कहा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए प्यारी सी पिंकी ने कहा, रिया जब लड़का बनती है ना, तब और भी प्यारी दोस्त बन जाती है। मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। पिंकी के बड़े चाचू ने मुस्कुराते हुए अपने टेबलेट पर कुछ टाइप किया और 3 लाख रुपए नन्ही सी पिंकी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। हालांकि करण गुलेरिया इतना बड़ा अमाउंट इस छोटी बच्ची को देने से पहले सोचता, लेकिन इस वक्त वो रिया का नाम लेकर इतना सरप्राइज थे कि उन्हें ध्यान नहीं आया कि पिंकी जैसी छोटी बच्ची को 30 लाख देने चाहिए या नहीं।
और करण गुलेरिया का शरीर इस वक्त इतना कमजोर था कि पिंकी के साथ हुई बात इतनी सी करण गुलेरिया के शरीर की सारी शक्ति खत्म कर दी थी। कमजोरी की वजह से करण गुलेरिया के हाथ से अपना टेबलेट बेड पर गिर गया और करण गुलेरिया अपना सर बेड पर लगे गद्दे पर टिकाकर जोर जोर से सांस लेने लगे। नन्हे से पिंकी को लगा कि अब शायद बड़े चाचू उसके साथ बात नहीं करना चाहते, इसलिए धीमे कदमों से पिंकी अपने दोनों हाथों से अपने फ्रॉक को मसलते हुए करण गुलेरिया के बेड से बाहर निकल गई। वैसे भी नन्हे से पिंकी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसके बड़े चाचू की तबीयत खराब रहती है और पिंकी के पापा आकाश गुलेरिया ने पिंकी को सख्त मना किया था कि वह अपने बड़े चाचू को कुछ दिन डिस्टर्ब ना करे। पिंकी के जाने के कुछ ही टाइम बाद आकाश करण गुलेरिया को विजिट करने आया। जब आकाश ने देखा कि करण गुलेरिया बेड पर बैठे हाँफ रहे थे, वह जल्दी से अपने चाचा के पास आया और उन्हें सहारा देते हुए फिर आकाश ने बेड पर लेटा दिया। जैसे ही कुछ देर में करण गुलेरिया की सांसें नॉर्मल होने लगी, धीमी आवाज में आकाश ने करण गुलेरिया से पूछा, क्या बात है अंकल, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बड़ी मुश्किल से करण गुलेरिया अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे। भारी सांसें लेते हुए करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, मैंने सुना है नन्हे पिंकी के स्कूल में 5th साल पूरा होने की खुशी में सेलिब्रेशन होने वाला है। अपने चाचा की छाती पर हाथ घुमाते हुए आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, हाँ यह सच है, मुझे इनविटेशन भेजा गया है स्कूल वालों की तरफ से। आकाश गुलेरिया स्कूल के फंक्शन में नहीं जाने वाला था, क्योंकि न ही अपने चाचा की इस हालत की वजह से आकाश को इस वक्त लोगों से घुलने मिलने में कोई इंटरेस्ट था और न ही नन्हे से पिंकी ने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था। फिर आकाश को लगा कि स्कूल के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जाने का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। जब आकाश यह सब सोच रहा था, तब धीमी आवाज में करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, मुझे उस सेलिब्रेशन में ले चलो, मुझे वहां जाना है। अपने चाचा की कमजोर आवाज कानों पर पड़ते ही आकाश गुलेरिया हैरान हो गया। जब आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, तब करण गुलेरिया ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे उस सेलिब्रेशन में ले जाओ, आई वांट टू गो। अपने चाचा का हाथ पकड़कर हैरान आकाश अपने चाचा से कहने लगा, ठीक है अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारे इंतजाम कर दूंगा, बस आप फिलहाल थोड़ा आराम कीजिए, फंक्शन में जाने की सारी अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। आकाश के मुंह से यह बात सुनते ही करण गुलेरिया थोड़े रिलैक्स हो गए और कमजोरी की वजह से उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। जैसे ही करण गुलेरिया की तेज सांसें फिर से नॉर्मल हुई, हैरान आकाश उनके बेडरूम से बाहर जाने लगा। तभी आकाश की नजर पास खड़े केयर टेकर पर पड़ी। आकाश ने केयर टेकर से पूछा, क्या आज अंकल के साथ कोई ऐसी बात हुई जो मुझे जाननी चाहिए? करण गुलेरिया की केयर टेकर अक्सर उनके बेडरूम के बाहर ही बैठी रहती थी। वह खड़ी होकर आकाश से कहने लगी, सर खास तो कुछ नहीं है, मैंने उन्हें टाइम टेबल के मुताबिक दवाई भी दे दी है और सूप भी पिलाती रहती हूँ। बीच बीच में ऐसी तो कोई बात नहीं है जो आपको जाननी जरूरी है। हाँ, बस अभी कुछ देर पहले पिंकी बेबी उनसे मिलने आई थी। पिंकी का नाम सुनते ही आकाश के चेहरे का टेंशन अचानक गायब हो गया। आकाश समझ चुका था कि शायद करण अंकल नन्ही पिंकी के लिए उसके स्कूल के सेलिब्रेशन में जाना चाहते थे। अगले दिन दोपहर ऑफिस का काम खत्म करने के बाद रोहित मारवा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रहा था, मगर घर जाने से पहले उसे आर्यन को बलबीर सर की एकेडमी से पिक करना था। रोहित जैसे ही अपनी कार में बैठा, रोहित फोन पर किसी अर्जेंट मीटिंग की रिक्वेस्ट का रिप्लाई करने लगा। ड्राइवर ने जब रोहित से पूछा, सर कहाँ जाना है, तब रोहित ने ड्राइवर से कहा, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल ले चलो। ड्राइवर को एक पल के लिए लगा शायद रोहित बिजी होने की वजह से गलत एड्रेस बता रहा था, मगर रोहित को दोबारा पूछने की हिम्मत तो ड्राइवर में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए ड्राइवर चुपचाप गाड़ी सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की तरफ आगे बढ़ाने लगा। 50 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बस कुछ ही दिनों में होने वाली थी, इसलिए अब डांस में पार्टिसिपेट करने वाले 20 बच्चों को रोज मुकाबले में 1 घंटे ज्यादा प्रैक्टिस करनी थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। रिया और उसके दोस्त डांस स्टूडियो में एंटर होकर एक के पीछे एक लाइन में खड़े हो गए थे। रिया के ठीक पीछे मिस्का खड़ी थी। मिस्का को वार्निंग दी गई थी कि वह रिया को ज्यादा प्रोवोक ना करे, मगर मिस्का अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं थी। मिस्का ने आज सारा दिन कोई न कोई बहाने से रिया को परेशान करने की एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी थी। लाइन में खड़े हुए जब भी मिस्का और रिया की नजरें मिलती, मिस्का तरह तरह के शक्ल बनाकर रिया को चिढ़ाने की कोशिश करती थी। रिया के एडमिशन के पहले सारे बच्चे मिस्का के साथ खेलने के लिए मजबूर थे, क्योंकि न सिर्फ मिस्का बच्चों पर अपना जोर जमाती थी, बल्कि मिस्का की मम्मी स्कूल की ऑफिशियल डांस टीचर भी थी।
इसलिए मिस्का की गुड बुक में रहने के लिए सारे बच्चे न चाहते हुए भी उसके दोस्त बनकर रहते थे। मगर रिया के आने के बाद अब सारे बच्चे रिया के साथ इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें रिया के साथ खेलने कूदने में, बातें करने में मजा आने लगा था। और अब ज्यादातर बच्चे मिस्का के साथ बात नहीं करते थे। कुछ देर रिया को घूरने के बाद मिस्का का पेशेंस लेवल खत्म हो गया और अचानक ही पास खड़ी रिया को मिस्का ने जोर से लात मार दी। धक्के की वजह से रिया जमीन पर जा गिरी। मगर जमीन पर गिरते ही रिया तुरंत ही अपने फिर से पैरों पर खड़ी हो गई और मिस्का की ओर देखकर कहने लगी, यह क्या कर रही हो तुम मिस्का? तुमने मुझे लात क्यों मारी? मुस्कुराती हुई मिस्का ने रिया से कहा, मैं तो चेक कर रही थी कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो। तुमने चीटिंग करके मेरी पोजीशन डांस में हासिल तो कर ली है, मगर यू डू नॉट डिजर्व इट। रिया ने मिस्का की बातों का जवाब देते हुए कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी, तुम लात बहुत अच्छी मारती हो एंड आई एम श्योर अगर तुम डंकी रेस में पार्टिसिपेट करोगी तो जरूर फर्स्ट आओगी, क्योंकि तुमने वह सारी क्वालिटी है जो एक अच्छे डोंकी में होनी चाहिए। और अभी अभी मुझे लात मारकर तुमने यह साबित कर दिया कि तुम एक अच्छी डोंकी हो। रिया की बात सुनकर आसपास खड़े सभी बच्चे जोर जोर से मिस्का पर हंसने लगे थे। हंसते हुए बच्चों को देखकर मिस्का की आंखें लाल होने लगी थी। फिर अचानक ही अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए मिस्का जोर जोर से अपने स्टाइल में रोने लगी। रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख लिया। रिया को पता था कि मिस्का का रोना सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह आर्गुमेंट में रिया से जीत नहीं पाई थी। तभी पीछे से सिमरन मेहरा की आवाज आई और सारे बच्चे एक साथ शांत हो गए। सिमरन मेहरा अपनी बेटी मिस्का के पास आई और उसे चुप कराते हुए बाकी बच्चों से पूछने लगी, क्या हो रहा है यहाँ पर? Why is she crying so much? अपनी मम्मी के आते ही अचानक ही मिस्का का रोना गायब हो गया और बिल्कुल नॉर्मल आवाज में मिस्का ने रिया की ओर इशारा करते हुए अपनी मम्मी से कहा, रिया मुझे सता रही है और गालियां भी दे रही है। शी इज अ बैड गर्ल। आई थिंक यू शुड पनिश हर राइट नाउ। मिस्का की कंप्लेन सुनते ही रिया ने सिमरन मेहरा से कहा, नो टीचर, इनफैक्ट इसी ने पहले मुझे लात मारी। अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखकर सिमरन ने बाकी बच्चों की ओर देखा। कुछ बच्चे ने रिया का साथ देते हुए टीचर से कहा, यस टीचर, हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है मिस्का ने रिया को पीछे से लात मारी और यह नीचे गिर गई। पिछले कुछ दिनों से सिमरन मेहरा का बर्ताव रिया की ओर बिल्कुल नरम हो गया था। बाकी बच्चे भी जानते थे कि सिमरन पहले की तरह अब अपनी बेटी का साथ देकर रिया को परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि सिमरन टीचर अब स्कूल में सिर्फ 3 बच्चों से दूर रहती थी, 2 करण गुलेरिया के घर के बच्चे और अब यह एक रिया थी। सिमरन धीरे से चलकर रिया के पास आई और फिर रिया का एक हाथ धीरे से अपने हाथ में ले लिया। अचानक ही धीरे धीरे सिमरन अपने हाथों की गिरफ्त रिया के नन्हे हाथों पर स्ट्रॉन्ग करने लगी। सिमरन ने अब रिया का हाथ इतने जोर से पकड़ लिया था कि रिया को दर्द महसूस होने लगा था। फिर अचानक ही रिया पर चिल्लाते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, बहुत बदतमीज लड़की हो तुम और तुम्हारी माँ झूठी भी है। आज से तुम्हारा यह खेल खत्म। अगर आज के बाद मेरी बेटी को जरा सा भी परेशान किया तो उठाकर सीधा स्कूल से बाहर फेंकवा दूंगी। और आज जो तुमने मेरी बच्ची के साथ किया है उसकी पनिशमेंट तुम्हें अभी मिलेगी। यह कहते हुए रिया का हाथ पकड़कर सिमरन मेहरा उसे खींचकर डांस स्टूडियो से बाहर ले जाने लगी। प्लेग्राउंड में प्ले जाते वक्त सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। रोहित मारवा की सिर्फ एक ही औलाद है और वह है उसका बेटा। रोहित मारवा की कोई बेटी नहीं है। मैं खामोखा न जाने क्यों तुम्हें रोहित मारवा की बेटी समझकर सब कुछ सहन करती रही, मगर अब ज्यादा नहीं सहन करूंगी। यह कहते हुए सिमरन मेहरा ने प्लेग्राउंड के बीचों बीच रिया को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया और कहा, अभी 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक करो, सिट अप्स, और आज तक मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है हर बात की माफी मांगो। रोहित मारवा की बेटी होने के वहम में मैंने तुम्हें अपनी बेटी की डांस पोजीशन भी दे दी, मगर अब यह सब कुछ नहीं चलेगा। धूप की वजह से रिया की आंखें बंद हो रही थी। अपनी आंखों के ऊपर अपना हाथ रखते हुए रिया ने सिमरन मेहरा से कहा, मगर मैं सचमुच रोहित मारवा की बेटी हूँ। रिया की यह बात सुनकर हाफ स्माइल देते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, अच्छा तो अब मेरे मुंह से रोहित मारवा का नाम सुनकर तुमने यह भी फैसला कर लिया कि तुम्हारे पापा का नाम रोहित मारवा है। यू फुलिश गर्ल, तुम जानती भी हो रोहित मारवा कौन है? बेवकूफ लड़की, अब झूठ बोलना बंद करो या फिर यह लो मेरा फोन और लगाओ कॉल अपने पापा को और कहो उन्हें स्कूल आकर तुम्हें आज वह पिक करे, तब मैं मानूंगी कि तुम सचमुच रोहित मारवा की बेटी हो। धूप में खड़ी सिमरन मेहरा के चेहरे से मेकअप पिघलने लगा था। पिघलते हुए मेकअप की वजह से सिमरन मेहरा का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया था।
जिसे देखकर मन ही मन नन्ही रिया को हंसी भी आ रही थी। अचानक सिमरन मेहरा ने ऊंची आवाज में रिया से कहा, यह लो मेरा फोन और लगाओ अपने पापा को फोन और कहो उन्हें कि स्कूल में आकर आज वह तुम्हें पिकअप करें। धूप में छोटी सी रिया की आंखें अब चौड़ी हो गई थी। सिमरन मेहरा ने अपना एक हाथ आगे करते हुए ठीक रिया के चेहरे के सामने उसका फोन रिया को ऑफर किया। कुछ देर अपने होठ दबाते हुए रिया ने अपने मन में कुछ सोचा और फिर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए नन्ही सी रिया ने सिमरन मेहरा से कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है कि रोहित मारवा ही मेरे डैडी हैं तो क्यों नहीं आप ही उन्हें फोन करके पूछ लेती हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ या नहीं। रिया के मुंह से इस तरह की काउंटर क्वेश्चन सिमरन मेहरा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिया की इस बात का क्या जवाब देती वो सिमरन समझ नहीं पा रही थी कि थोड़ी देर यूं ही कुछ सोचने के बाद सिमरन मेहरा ने हड़बड़ाती हुई आवाज में रिया से कहा, इतनी सी छोटी सी बात के लिए मैं मिस्टर मारवा को परेशान नहीं करने वाली, समझी? मैं जानती हूँ यह तुम्हारी कोई तरकीब है। अपनी कमर सीधी करते हुए रिया ने सिमरन मेहरा से कहा, मैं समझ गई टीचर, आप मेरे पापा से शायद डरती हैं। वैसे तो रिया की बात बिल्कुल सच थी, मगर कहीं रिया की बात आसपास खड़े किसी व्यक्ति ने सुन तो नहीं ली थी। यह कन्फर्म करते हुए सिमरन यहाँ वहाँ देखने लगी, मगर इतनी धूप में इस वक्त पूरे प्ले ग्राउंड में रिया और सिमरन मेहरा के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। रिया की हाजिर जवाबी के सामने तकरीबन 25 से 30 साल बड़ी सिमरन मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह रिया की बातों का जवाब दे। अपने हाथ में फोन घुमाते हुए सिमरन मेहरा रिया से कहने लगी, मिस्टर मारवा दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बस उनका नाम लेकर तुम दूसरों पर अपनी इम्प्रेशन जमाना चाहती हो। इसके अलावा इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और मैं भी कितनी मूर्ख हूँ तुम्हारी बातों को सच समझकर अपनी बेटी की सेंटर पोजीशन तुम्हें दे दी। सरप्राइज रिया ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए सिमरन मेहरा से पूछा, यह क्या कह रही हैं आप टीचर? मेरे पापा की आइडेंटिटी और मेरी डांसिंग पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? रिया पर चिल्लाते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, अरे बेवकूफ लड़की, मैंने सोचा था कि तुम रोहित मारवा की बेटी हो, इसलिए तो मैं डांस में सेंटर पोजीशन दे दी तुम्हें। स्कूल में बच्चों के माँ बाप की हैसियत से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, ना कि उसकी टैलेंट की वजह से। जैसे ही सिमरन मेहरा ने यह बात कही, रिया ने झट से अपने पॉकेट से अपना मोबाइल फोन निकाला और सिमरन मेहरा को अपनी फोन स्क्रीन दिखाते हुए कहा, टीचर आई एम सो सॉरी, गलती से मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। मैं जानती हूँ कि बच्चों को स्कूल में मोबाइल फोन नहीं लाना चाहिए, मगर वह क्या है ना, मेरी मम्मा को हमेशा इस बात का डर लगता है कि कहीं आप स्कूल में मेरे साथ कुछ इनजस्टिस ना करें, इसलिए उसने मुझे यह फोन दिया है और उसमें यह ऑडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है। रिया की बात सुनकर सिमरन मेहरा चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 5-6 साल के बच्चे में इतनी इंटेलिजेंस कैसे हो सकती थी। तभी सिमरन मेहरा के थोड़े नजदीक जाकर रिया ने दबी हुई आवाज में कहा, मुझे तो लगता है कि मम्मी ने मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है। अब आप ही बताइए सिमरन टीचर, मैं यहाँ पर आपने दी हुई पनिशमेंट पूरी करूँ या फिर वापस क्लासरूम में जा सकती हूँ? यह कहते वक्त रिया ने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग पर अपनी एक उंगली रख दी थी। सिमरन को पता था कि रिया के एक टैप से वह ऑडियो रिकॉर्डिंग रिया अपनी माँ को सेंड कर देगी या फिर इंटरनेट पर वायरल कर देगी। इस तरह की ब्लैकमेलिंग एक 6 साल के बच्चे से सिमरन मेहरा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अपनी मुट्ठी को दबाते हुए सिमरन मेहरा ने अचानक ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल दिए और एक फेक हंसी निकालते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, तुम इतनी प्यारी बच्ची हो, सब बच्चों को इतना हंसाती हो, मैंने थोड़ा सोचा हंसी मजाक तुम्हारे साथ भी कर लिया जाए। कैसा लगा तुम्हें मेरा मजाक? नन्ही सी रिया अपनी गर्दन टेढ़ी करके सिमरन मेहरा को एक बड़ी सी स्माइल दी और कहा, टीचर क्लासरूम चलें, यहाँ बहुत धूप है। मगर हाँ टीचर, क्लासरूम जाने से पहले एक बार आप अपनी शक्ल आईने में जरूर देख लीजिएगा। वह क्या है ना, धूप की वजह से आपका असली चेहरा बाहर आ गया है, I mean, आपका मेकअप उतर गया है। सिमरन मेहरा से यह कहकर रिया प्ले ग्राउंड से क्लासरूम की ओर चलने लगी और चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए रिया के पीछे पीछे सिमरन मेहरा भी स्कूल के क्लास की रूम की ओर चलने लगी। डांस स्टूडियो में एंटर होते ही रिया ने देखा मिस्का पहले की तरह बाकी बच्चों की बॉस बन गई थी और अपनी एक टांग एक छोटी सी चेयर के ऊपर रखकर बाकी बच्चों से बातें कर रही थी। तुम लोगों ने देखा ना क्या हुआ, अगर इस स्कूल में कोई भी मुझे बुल्ली करने की कोशिश करेगा तो मेरी मम्मा उसे पनिश करेगी, जिस तरह इस वक्त मम्मी इस रिया को प्ले ग्राउंड में मुर्गा बनाकर पनिश कर रही होगी। रिया द चिकन, रिया द चिकन।
यह कहते हुए मिस्का जोर जोर से हंसने लगी। तभी बैकग्राउंड से मिस्का के कानों पर आवाज पड़ी। आवाज सुनकर आसपास खड़े फिर से पहले की तरह हंसने लगे। जैसे ही मिस्का ने मुड़कर देखा तो चेहरे पर मुस्कान लिए रिया बाकी बच्चों के साथ हंसी खुशी बातें कर रही थी। जैसे ही मिस्का ने रिया के पास जाने लगी, दरवाजे के अंदर आती हुई सिमरन मेहरा ने जोर से आवाज लगाई, सारे बच्चे फिर से अपनी पोजीशन ले लो, कम ऑन, गेट बैक टू योर पोजीशन। मिस्का सुना नहीं तुमने? गेट बैक योर पोजीशन नाउ। सारे बच्चे दौड़कर डांस फ्लोर पर अपनी अपनी पोजीशन में जाकर खड़े हो गए। मिस्का की आंखों में आंसू छलकने लगे थे और उसका सर बार बार नीचे की ओर झुकने लगा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल मिस्का जोर से फुट फुट कर रोने लगेगी, मगर ऐसा हो उससे पहले ही सिमरन मेहरा ने जोर से आवाज लगाते हुए सारे बच्चों को ऑर्डर किया, आई एम गोइंग टू काउंट द विद नाउ द फर्स्ट एक्शन, 1 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4। फिर थोड़ी देर में यह स्टेप रिपीट करने के बाद सिमरन ने रिया से कहा, रिया तुम सेंटर हो और सेंटर पोजीशन के डांस में बाकी सब बच्चों से ज्यादा ग्रेस होना चाहिए। जाओ तुम एक काम करो, वहाँ साइड में जाकर 100 बार स्टेप को प्रैक्टिस करो। रिया जानती थी कि अब सिमरन जानबूझकर उसी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करने वाली थी, मगर रिया भी बैक आउट करने वालों में से नहीं थी। क्विट करने का मतलब यह होता है कि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में रिया पार्टिसिपेट नहीं करती और फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का मौका मिस्का को मिल जाता। इसलिए रिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रिया ने सोचा कि अगर थोड़ी बहुत इनजस्टिस उसे सहनी भी पड़े तो वह सह लेगी। एक साइड में जाकर अपनी डांस प्रैक्टिस करने लगी। रिया की उम्र 6 साल की थी, मगर वह किसी सोल्जर से कम नहीं थी। एक बार रिया ने कुछ ठान लिया तो उस टारगेट को पाने से पहले रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। हाँ, हालांकि रिया की यह जिद कभी कभी गुस्से में भी बदल जाती थी। जैसे इस वक्त उसे रोहित मारवा पर इतना गुस्सा था कि बार बार फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजने पर भी उसने रोहित मारवा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अनब्लॉक नहीं किया था। डांस की इनिशियल स्टेप बहुत डिफिकल्ट थे। कई बार उसमें जमीन से ऊपर उठकर छलांग लगानी थी। 3-4 बार प्रैक्टिस करके बच्चे अक्सर थक जाते थे या तो जमीन पर गिर पड़ते, मगर बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद रिया थक नहीं रही थी। वह बार बार हवा में उछलकर जमीन पर गिरती, फिर खड़ी होकर हवा में उछलती, जमीन पर गिरती। मगर रिया ने सोच लिया था कि जब तक वह इन स्टेप पर मास्टरी नहीं हासिल कर लेगी, वह अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ने वाली थी। लगभग 15-20 मिनट तक प्रैक्टिस करने के बाद अचानक ही रिया ने उन स्टेप पर अपनी मास्टरी हासिल कर ली थी। बाकी बच्चे थक कर सिर्फ रिया की ओर मुंह खुला करके देखने लगे थे। कुछ बच्चों को रिया को देखकर ही थकान महसूस होने लगी थी। तभी प्रैक्टिस कर रही रिया के पास आकर सिमरन मेहरा ने कहा, अभी भी वक्त है, सोच लो, क्या तुम यह सब कर पाओगी? अगर नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, अपनी सेंटर की पोजीशन छोड़ दो, मैं तुम्हें किसी और पोजीशन पर डांस करवा दूंगी, जहां तक तुम्हें इतनी तकलीफ ना उठानी पड़े। क्या है ना, सिर्फ ब्लैकमेलिंग सीखने से टैलेंट नहीं आ जाती। टैलेंट तो सिर्फ इंसान माँ बाप के पेट से लेकर पैदा होता है, और तुम्हें या तो तुम्हारी माँ को देखकर लगता नहीं कि तुम दोनों में किसी भी तरह की कोई टैलेंट हो। मेरा मतलब डांसिंग टैलेंट है। क्या है कि अगर इतनी बड़ी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना है तो थोड़ा बहुत पहले से सीख कर आती तो अच्छा होता। सच पूछो तो मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने यह सेंटर पोजीशन की जिद छोड़ दी होती। प्रैक्टिस कर रही रिया को एक बात अच्छी तरह पता थी कि आज के बाद सिमरन मेहरा उसे इसी तरह ट्रेनिंग देगी, जो किसी 6 साल के बच्चे के लिए करना नामुमकिन हो सकता था। मगर रिया भी रिया ही थी, वह कहाँ अपनी जिद छोड़ने वाली थी। रिया ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अब अगर उसे इस पेनफुल फिजिकल ट्रेनिंग से रोज गुजरना पड़े तो भी वह अपनी पोजीशन छोड़ने वाली नहीं थी। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे जब डांस खत्म हुआ। ट्रेनिंग करते करते रिया के पांव सूजकर मोटे हो गए थे। रिया ने अपने पांव पर खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी। चेहरे पर पसीना और तेज सांस ले रही रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एथलीट ओलंपिक जाने की तैयारी हो रहा हो। डांस स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद रिया ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जब यश ने रिया को इस हालत में देखा तो यश दौड़कर रिया के पास आया और रिया को सहारा देते हुए उसके क्लासरूम तक ले गया। नन्ही सी पिंकी भी जल्दी से रिया के लिए पानी लेकर आई। अपनी वाटर बोतल रिया को ऑफर करते हुए पिंकी ने कहा, थोड़ा सा पानी पी लो, यू विल फील बेटर। रिया ने झट से पिंकी के हाथ से पानी की बोतल ली और बोतल का टॉप खोलकर बिना रुके उसने पानी का एक बड़ा सा घूंट ले लिया। देखते ही देखते पिंकी की वाटर बोतल आधी हो गई। बोतल को डेस्क पर पटकने के बाद रिया ने एक लंबी सांस छोड़ी।
रिया की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अचानक ही रिया की जान में जान आ गई थी। जैसे ही रिया ने अपनी आंखें खोली, सामने मुस्कुराती हुई मिस्का मेहरा खड़ी थी। मिस्का ने जोर से अपना हाथ रिया की डेस्क पर पटकते हुए कहा, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो क्यों जिद पकड़ कर बैठी हो? तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो कब की सेंटर पोजीशन छोड़ दी होती। रिया ने मिस्का के हाथ के ठीक बगल में अपना हाथ जोर से डेस्क पर पटकते हुए कहा, यही तो मार खा गई तुम मिस्का द डॉगी। मैं नहीं हूँ मिस्का द डॉगी। मिस्का हमेशा की तरह फिर से रोती हुई वहां से चली गई और क्लास के बाकी बच्चे रिया के स्मार्टनेस और हौसले की दाद देने लगे। कुछ देर के बाद स्कूल खत्म हो गई। स्कूल के गेट पर एक के बाद एक पेरेंट्स आकर अपने बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने लगे थे। हमेशा की तरह आज भी अनिका रिया को लेने में लेट हो गई थी। किंडरी टीचर स्कूल के गेट पर रिया का हाथ पकड़कर खड़ी थी। किंडरी टीचर को हमेशा से अनिका के लिए बहुत रिस्पेक्ट था। वह सिंगल पेरेंट्स होने के बावजूद सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर वह इतना कुछ मैनेज कर रही थी। तभी पीछे से रोती हुई मिस्का का हाथ पकड़कर सिमरन मेहरा गेट से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर जाने लगी। जब सिमरन मेहरा ने नजर टीचर और उसके साथ खड़ी रिया पर पड़ी तो वह जाते जाते रुक गई। किंडरी के पास आकर सिमरन मेहरा ने कहा, क्या हुआ? इतने बड़े बाप की बेटी अब तक इस तरह धूप में गेट पर खड़ी है, कोई लेने नहीं आया? सिमरन की बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, मेरी मम्मा बहुत बिजी रहती है, इसलिए कभी कभी आने में देर हो जाती है। सिमरन मेहरा ने अपने सन ग्लासेज उतारते हुए कहा, मम्मा लेट हो जाती है, मगर क्या तुम्हारे डैडी अपने किसी ड्राइवर को भेजकर तुम्हें स्कूल से पिक नहीं करवा सकते? मारवा इंडस्ट्रीज के मालिक अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कब तक और झूठ बोलोगी रिया? कह क्यों नहीं देती कि रोहित मारवा के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? कब तक इस तरह रोहित मारवा का नाम यूज करके तुम दूसरों पर इम्प्रेशन जमाओगी? और तुम्हारी माँ का झूठ एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। और तुम दोनों जानती नहीं कि जिस दिन रोहित मारवा तक यह बात पहुंचेगी तुम लोग उसके नाम का कितना गलत उपयोग कर रहे हो, तब वह तुम्हारी क्या हालत करेगा? तुम जानती नहीं रोहित मारवा को। रिया को अभी भी रोहित के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सिमरन मेहरा की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे डैड को, और शायद मुझसे बेहतर इस दुनिया में उन्हें और कोई नहीं जानता। और एक बात याद रखना, जब वह मेरे सामने आएंगे तो वह मेरी हालत नहीं बिगड़ने देंगे, बल्कि मैं उनकी हालत बिगाड़ दूंगी। रिया की बात पर हंसते हुए सिमरन मेहरा ने कहा, तुम जानती भी हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? रिया ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए सिमरन मेहरा से कहा, मैं अपने डैड रोहित मारवा की बात कर रही हूँ। रिया की आवाज जैसे अचानक ही स्कूल बिल्डिंग की दीवारों से टकराकर एक होने लगी थी और रास्ते के सामने खड़ी लंबी काली गाड़ी का टिंटेड शीशा स्लाइड होकर उतरने लगा। कार में बैठा रोहित मारवा स्कूल गेट पर खड़ी रिया को देखकर चौंक गया था। स्कूल के पास खड़ी रिया को देखकर रोहित हैरान रह गया। वही चेहरा, वही नाक, ऐसा लग रहा था जैसे मानो आर्यन ने लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। रोहित जल्दी से कार से बाहर निकला और स्कूल गेट की ओर चलने लगा। तभी अचानक रोहित ने सिमरन मेहरा को कहते हुए सुना, और कितना झूठ बोलोगी सबके सामने? रोहित मारवा तुम्हारा बाप कैसे हो सकता है? अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम उनके नाम का गलत फायदा उठा रही हो तो ऐसा मुकदमा चलाएंगे तुम पर कि जिंदगी भर याद रखोगे। इससे पहले कि सिमरन मेहरा नन्ही रिया को और कुछ कहती, सिमरन मेहरा को अपने पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी, एक छोटे बच्चे पर तो कोई केस नहीं किया जा सकता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ, एक छोटे बच्चे को इस तरह परेशान करने पर आप पर जरूर चाइल्ड मेंटल टॉर्चर का मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसी भारी आवाज सुनते ही सिमरन मेहरा के पांव जम गए। धीरे से जब सिमरन मेहरा ने मुड़कर पीछे देखा तो एक लंबा सा आदमी डिजाइनर ब्लैक सूट, ब्लैक जूते और ब्लैक सन ग्लासेज में कुछ बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था। भले ही सिमरन मेहरा कभी रोहित से मिली नहीं थी, मगर रोहित मारवा की कई सारी तस्वीरें सिमरन मेहरा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा था। रोहित को इस तरह अपने सामने देखकर सिमरन मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह सांस ले या मुस्कुराए या कुछ और बातें करे। बस खुली आंखों से सिमरन रोहित को बिना हिले डुले देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल गेट के बाहर अचानक ही पूरी दुनिया थम सी गई थी। कहीं न कहीं सिमरन मेहरा को शादी से पहले रोहित पर बहुत बड़ा क्रश था, मगर वह एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। आज अचानक रोहित को इस तरह सामने खड़े देखकर सिमरन के दिल में रोहित के लिए फिर से पुराने इमोशंस जागने लगे थे। इससे पहले कि सिमरन अपने आप को संभाल पाती, सिमरन के ठीक पीछे खड़ी रिया ने रोहित की ओर देखकर जोर से कहा, डैडी आप यहाँ? रिया के मुंह से रोहित के लिए डैडी सुनते ही सिमरन की आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ी बड़ी आंखों से सिमरन ने पहले तो रिया की ओर देखा
और फिर लड़खड़ाते कदमों से रोहित की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए रोहित से पूछा, क्या यह आपकी बच्ची है मिस्टर मारवा? रिया को देखते ही रोहित बिल्कुल हैरान हो गया था। रोहित की आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था वह खुद रोहित को नहीं पता चल रहा था। रिया की ओर देखते हुए रोहित ने सिमरन मेहरा से कहा, हाँ, सी इज माई चाइल्ड। रोहित के मुंह से यह सुनते ही सिमरन मेहरा को ऐसा लग रहा था जैसे अचानक अभी आसमान से एक बिजली ठीक उसके पांव पर आकर कड़की थी। सिमरन मेहरा के कदम इस तरह लड़खड़ाने लगे थे जैसे मानो अचानक ही उसे लकवा मार गया हो। बहुत कोशिश करने के बाद सिमरन मेहरा ने अपने आप को जमीन पर गिरने से बचाया और सबके सामने हो रहे अपनी एम्बेरसमेंट से भी। मगर इस वक्त सिमरन मेहरा को यह जरूर लग रहा था कि वह शायद सांसें लेना भूल गई थी। रोहित मारवा आगे बढ़कर रिया की ओर झुका और फिर अपने दोनों हाथों से रोहित मारवा ने रिया को गोद में उठा लिया। लंबे कद के रोहित मारवा ने जब रिया को उठा लिया तो बाप बेटे की इस तस्वीर को देखते हुए किंडर टीचर की भी आंखें भर आई थी। रोहित ने रिया को इस तरह पकड़ा था जिससे रोहित के हाथों की ताकत की वजह से रिया को बिल्कुल हर्ट न हो। बाप बेटी बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। रिया ने अपना एक हाथ रोहित के मजबूत कंधों पर रख दिया था। रिया ने शायद बचपन से यही चाहा था कि एक दिन उसके पापा इस तरह उसे सबके सामने अपने हाथों में उठाए और रिया अपने पापा के मजबूत कंधों पर अपना सर रख दे। रिया ने आज वही किया। अपना सर रोहित के कंधों पर रखते हुए रिया मानो कुछ सेकंड के लिए चैन की नींद सोना चाहती थी। रिया को अपनी बाहों में कंफर्टेबल करने के बाद रोहित ने सिमरन मेहरा की ओर देखकर उससे पूछा, आपके पति कौन है, क्या करते हैं? सिमरन मेहरा इस वक्त अपने पति की पहचान रोहित के सामने छुपाना चाहती थी, मगर वह जानती थी कि रोहित की बातों का जवाब तो उसे किसी भी कीमत पर देना ही होगा और झूठ बोलने का भी रोहित के सामने कोई फायदा नहीं था। रोहित चुटकी बजाते ही असलियत का पता कर सकता था। बिल्कुल धीमी और अटकती हुई आवाज में सिमरन मेहरा ने रोहित से कहा, अशोक मेहरा। सिमरन अच्छी तरह जानती थी कि रोहित अपना बदला औरतों से कभी नहीं लेता था। पास्ट में भी जब अनमैरिड लड़की ने रोहित को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रोहित उस लड़की के पापा से डील करता और अगर लड़की शादीशुदा हुई तो उसके पति से करता था। गेट के पास खड़ी किंडर टीचर को अब तक पता चल चुका था कि सामने खड़ा यह हैंडसम आदमी रिया का बाप था, मगर एक मिडिल क्लास टीचर होने के नाते किंडर टीचर को यह नहीं पता था कि सामने खड़ा आदमी दिल्ली का और देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था। सिमरन मेहरा को इस तरह टेंशन में देखकर किंडर टीचर उनके पास आई और उनसे पूछने लगी, क्या हुआ मिसेज मेहरा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सिमरन ने इस बार बिना किंडर टीचर या रोहित को देखे अपनी बेटी मिस्का का हाथ पकड़ा और लगभग दौड़ते हुए अपनी कार में बैठ गई और तेजी से कार वहां से निकालते हुए भाग चली। रोहित मारवा रिया को लेकर अपनी कार में बैठ गया। जब कार आगे बढ़ने लगी तो रिया की पीठ पर हाथ घुमाते हुए रोहित ने रिया से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें आर्यन, और तुम बलबीर सर की एकेडमी की जगह यहाँ कैसे आए, और वह भी इस तरह की यूनिफॉर्म पहनकर? रोहित के मुंह से जैसे ही रिया ने आर्यन का नाम सुना, रिया तुरंत समझ गई कि रोहित अब तक यही समझ रहा था कि रिया आर्यन है। वहाँ रोहित मन ही मन आर्यन के लिए बहुत सैड फील करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे के साथ आखिर यह सब क्या हो रहा है और क्यों वह एक लड़की बनकर अलग अलग जगहों पर घूम रहा था। मगर किसी तरह रोहित ने अब तक यह बात सोच ली थी कि आर्यन को डांटकर या धमकाकर उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं होने वाला था। इसलिए अब जो कुछ भी करना था वह रोहित को बड़े ही पेशेंस से और प्यार से करना था। हाजिर जवाबी रिया ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, वह एक्चुअली बलबीर सर मुझे यहाँ छोड़ गए थे। रिया को इस वक्त जो सबसे बेस्ट एक्सक्यूज लगा वो उसने रोहित को दे दिया। इस तरह से रिया को एक बात पता थी कि उसे अपना अलग बहाना बनाने के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बलबीर सर ने आर्यन को इस तरह स्कूल में क्यों भेजा था। तब रिया ने रोहित का हाथ पकड़ते हुए रोहित से कहा, चलो डैडी, हम इसी वक्त बलबीर सर के पास जाकर उनसे पूछते हैं। रोहित ने रिया के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बाद में पूछ लेंगे, अभी हम सीधा घर जाएंगे, मगर हाँ उससे पहले चलो तुम्हारे लिए कुछ खिलौने खरीद देते हैं। रिया को पता था कि आज की अदला बदली प्लान नहीं थी, इसलिए कोई बड़ी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। मगर इस वक्त रिया के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वह बस रोहित की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। रोहित अपने इमोशंस में आकर रिया से पूछने लगा, तो बताओ मुझे, तुम्हें किस तरह के टॉयज खरीदने हैं? शीशे से बाहर देख रही रिया ने बिना सोचे रोहित से कह दिया, बार्बी डॉल। अपने बेटे की चॉइस पर रोहित चौंका जरूर था, मगर इस बार बिना किसी आर्गुमेंट के रोहित ने ड्राइवर से कह दिया वह गाड़ी किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां अच्छी से अच्छी गुड़िया मिलती है। रोहित रिया को एक बहुत बड़े टॉयज शोरूम में ले गया जहां हजारों छोटी बड़ी बार्बी डॉल्स डिस्प्ले में रखी थी।
शोरूम को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई शोरूम नहीं बल्कि किसी राजकुमारी का महल हो। डिस्प्ले में रखी हजारों बार्बी डॉल में से रिया के लिए बेस्ट बार्बी डॉल सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। जब रोहित ने देखा कि आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि उसे कौन सी डॉल सबसे ज्यादा पसंद है, तब रोहित ने जेब से बैंक कार्ड निकालते हुए स्टोर मैनेजर से कहा, यह सारी डॉल पैक करके मेरे घर भिजवा दो। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही रिया और स्टोर मैनेजर सरप्राइज होकर रोहित की ओर देखने लगे। एक ही पल में रिया का रोहित पर से गुस्सा जैसे अचानक ही पिघल गया था, मगर फिर उसे याद आया कि गुड़िया के लिए वो रोहित का बिहेवियर नहीं भूल सकती थी। बलबीर सर की एकेडमी में आर्यन पिछले आधे घंटे से रोहित का इंतजार कर रहा था। अपने हाथों के बीच अपना सर रखकर रोहित को खोजते हुए आर्यन एकेडमी के डोर स्टेप पर बैठा था। आर्यन को लगने लगा था कि शायद रोहित अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अपने बेटे को एकेडमी से पिक करना ही भूल गया था। आर्यन फिर से रिसेप्शन पर जाकर बलबीर सर को बताने लगा था कि रोहित को फोन करके चेक करे कि वह कहां तक पहुंचा है। अभी आर्यन अपनी जगह से उठा ही था। ट्रेनिंग एकेडमी के मेन एंट्रेंस से अनिका गाड़ी लेकर इंटर हुई। गाड़ी से निकलते ही अनिका ने आर्यन से कहा, आर्यन जल्दी मेरे साथ चलो। अपने हाथ में आर्यन का हाथ लेकर अनिका उसे लगभग खींचते हुए गाड़ी की ओर ले जाने लगी। गाड़ी में बिठाते हुए अनिका ने आर्यन से कहा, आज तुम्हारे पापा ने रिया को देख लिया है और वह उसे अपने साथ ले गए हैं। मैं जब रिया को स्कूल लेने पहुंची तब किंडरी टीचर ने मुझे बताया कि रिया को ऑलरेडी उसके पापा ले गए हैं। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि रोहित को पता है उसकी एक डॉटर है जो हूबहू आर्यन जैसी दिखती है, फिर भी रिया को देखने के बाद उसे इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि रिया ही उसकी वह डॉटर हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित को अपनी बेटी मिल गई इसलिए वह आर्यन को भूल गया है और उसे पिक करने नहीं आया, या फिर सचमुच रोहित मारवा द बिजनेस टाइकून यह समझ नहीं पाया कि रिया उसकी ही बेटी है। निराश आर्यन को अपने पापा के आईक्यू पर अब बहुत दया आने लगी थी और वह यह जानकर भी खुश था कि ज्यादातर लड़कों की आईक्यू लेवल अपनी मां पर गई होती है। फिर अचानक आर्यन के मुंह पर स्माइल आ गई। मुस्कुराते हुए आर्यन ने कार चला रही अनिका से पूछा, मॉम आप क्या करेंगे जब डैड को रिया के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा? अपने हाथों की ग्रिप स्टीयरिंग पर मजबूत करते हुए अनिका ने बिना आर्यन को देखे कहा, तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तुम्हें और रिया को लेकर मैं यह कंट्री छोड़कर तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगी, इतने दूर जहां द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का हाथ हम तीनों तक न पहुंचे। अपनी राइट हैंड की उंगली अपने नाक के नीचे से सरकाती हुए अनिका ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए लड़ना नहीं छोड़ूंगी। अनिका को इस तरह देखकर आर्यन ने पूछा, मगर हम उनको सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते? अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए आर्यन की इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, क्योंकि हमें अब तक यह नहीं पता है कि तुम्हारे पापा आखिर मुझे यानी कि तुम्हारी मॉम से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और बिना नफरत की वजह जाने मैं उन्हें सच नहीं बता सकती। थोड़ी देर बाद अनिका आर्यन को लेकर मल्होत्रा हाउस पहुंची। मल्होत्रा हाउस पहुंचने के बाद आर्यन ने जल्दी से अंजलि मामी को हाय कहा और दौड़कर ऊपर कमरे में चला गया। आर्यन जिस तरह से कपड़ों में था, आर्यन को इस बात का डर था कि कहीं अंजलि मामी आर्यन और रिया के बीच का फर्क न पहचान ले। फटाफट ऊपर बेडरूम में जाकर आर्यन ने रिया के कपड़े पहन लिए और रिया को एक इमरजेंसी कॉल लगा दिया। वहाँ रिया रोहित मारवा के साथ मारवा हाउस पहुंच चुकी थी। रिया का सेल फोन रिया के जेब में था। रोहित को फोन के बारे में पता न चले इसलिए रिया ने पहले ही अपना सेल फोन साइलेंट कर दिया था। रोहित ने बार्बी डॉल की पूरी दुकान घर ही मंगवा ली थी और आर्यन के बेडरूम में हर जगह बार्बी डॉल सजा दी थी। इतनी सारी खूबसूरत बार्बी डॉल को देखकर रिया अपनी सिचुएशन और रोहित पर आया हुआ गुस्सा दोनों भूल चुकी थी। आर्यन का फोन बार बार रिया की जेब में बज रहा था, मगर रिया को यह बात पता नहीं चल रहा था। रिया तो बस अलग अलग बार्बी डॉल को देखकर यह डिसाइड करने में बिजी थी कि किस डॉल के साथ वो पहले खेलेगी। रिया के चेहरे की मुस्कान और एक्साइटमेंट देखकर रोहित को बहुत अच्छा लग रहा था। न जाने क्यों, पर इस बार आर्यन को लड़कियों जैसी हरकतें करते देख रोहित को उस पर गुस्सा या टेंशन नहीं आ रहा था, बल्कि कहीं न कहीं सामने खेल रहे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखकर रोहित को बहुत अच्छा लग रहा था। मुस्कुराती हुई रिया के पास जाकर रोहित ने कहा, इससे पहले कि तुम बार्बी डॉल्स के साथ खेलो, आई थिंक तुम्हें फ्रेश होकर चेंज कर लेना चाहिए। यह देखो किस तरह की यूनिफॉर्म तुमने पहनी है, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? नन्ही सी रिया को आज इस वक्त अपनी बार्बी डॉल्स के साथ बिजी थी। उसने रोहित की ओर अपने दोनों कंधे हवा में उठाते हुए कहा, क्या खराबी है इस ड्रेस में? यह कहने के बाद रिया फिर से डॉल के साथ खेलने लगी। रोहित रिया की इस बात पर कुछ रिएक्ट करता उससे पहले तेजी से अब्दुल आर्यन के बेडरूम में दाखिल हुआ और रोहित से कहने लगा,
सर, मुझे मिस अनिका के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे लगता है कि आपको जल्दी से देखना चाहिए। इससे पहले कि अब्दुल कुछ कहता और सुनता, रोहित ने इशारे से अब्दुल को चुप रहने को कहा और उसे बाहर ऑफिस से मिलने का इशारा किया। रिया को बेडरूम में खेलते हुए छोड़कर रोहित और अब्दुल ऑफिस में चले गए। ऑफिस में पहुंचते ही रोहित ने अब्दुल से कहा, अब बताओ क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें मिस अनिका के बारे में?